जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और सारे सवालों के आंसर कमेंट करें। साथ ही साथ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर उत्पादन करता है? आंसर करेंगे विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट टिम्बर। सबसे अधिक टिम्बर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा सबसे अधिक टिम्बर का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक टिम्बर का उत्पादन करने वाला देश है। तो सबसे अधिक टिम्बर का उत्पादन कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां से सवाल बनता है, आपसे पूछेगा संयुक्त राज्य अमेरिका कब आजाद हुआ? तो आप डेट के साथ याद रखिएगा 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका आजादी दिवस मनाता है। और आजाद कब हुआ? 1776। तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका आजाद हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका आजादी दिवस कब मनाता है? तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई को आजादी दिवस मनाता है। और आजाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका आजाद हुआ था, आप याद रखिएगा। फिर आपसे यहां से सवाल बनेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। बहुत अच्छा सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो आप याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। और आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश है। एरिया और जनसंख्या में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एरिया और जनसंख्या में विश्व का तीसरा बड़ा देश। ठीक है, तो अगर ये सवाल पूछेगा कि एरिया और जनसंख्या में विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन है, तो आपको याद रखना है अमेरिका। ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रख लीजिएगा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। जगह कम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब आपको यहां से क्या याद रखना है? अमेरिका से बड़ा कौन है क्षेत्रफल में? तो रूस और कनाडा। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा देखिए और भी यहां से सवाल बन सकता है, जैसे अमेरिका में क्या है? विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। आप याद रखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहां पाई जाती है? तो विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, ये सवाल पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि अमेरिका में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, ठीक है, यानी उपजाऊ भूमि कहां पाया जाता है? तो याद रखना अमेरिका में। तो विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पाई जाती है अमेरिका में, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि विश्व में कुल सिंचित कृषि भूमि की दृष्टि से भारत और चीन के बाद अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है, यह भी आप याद रखेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं, मक्का, जई, जौ, इन सब का बहुत ज्यादा खेती होता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग है। आपको पता होगा पिट्सबर्ग क्यों फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे मैनचेस्टर हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लैंड में है और मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। ठीक है, तो वैसे ही आपसे पूछेगा पिट्सबर्ग क्यों फेमस है, तो आपको याद रखना है लौह इस्पात के लिए फेमस है। विश्व में लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है इसे, पिट्सबर्ग को। ठीक है, तो लौह इस्पात के लिए फेमस है। याद रखना है कि लौह इस्पात का केंद्र है पिट्सबर्ग। पूरी दुनिया में लौह इस्पात का केंद्र है कौन सा? पिट्सबर्ग। आपको याद रखना। और पिट्सबर्ग कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो याद रखिएगा पिट्सबर्ग को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा कैलिफोर्निया के बारे में आप जानते होंगे, कैलिफोर्निया भी अमेरिका में है। और कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजलिस है। ठीक है, लॉस एंजल्स है। और लॉस एंजल्स क्या है? हॉलीवुड नगरी के रूप में जाना जाता है, आप याद रखिएगा। तो कभी पूछ सकता है हॉलीवुड नगरी किसे कहा जाता है? तो लॉस एंजल्स को हॉलीवुड नगरी कहा जाता है। कहां पे है? अमेरिका में है, याद रखिएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि यूएसए में 50 टोटल राज्य हैं। ठीक है, कितना राज्य है? तो आपको याद रखना है टोटल 50 राज्य कुल। ठीक है, कुल कितना राज्य है? अमेरिका में कुल कितना राज्य है? तो आपको याद रखना है अमेरिका में कुल 50 राज्य है। तो आपसे ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया में। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य
तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, अलास्का है। एग्जाम में पूछेगा, ये सब सवाल पूछता है। तो आप याद रखेंगे अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अलास्का। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, आप याद रखिएगा। और अमेरिका का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो आप याद रखिएगा रोड द्वीप अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, आपको याद रखना है। अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है रोड द्वीप, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं न्यूयॉर्क शहर के बारे में। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। और न्यूयॉर्क क्या है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका का किस प्रकार का राजधानी है, न्यूयॉर्क भी अमेरिका का राजधानी है, लेकिन कौन सा राजधानी है, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क जो है ये भी राजधानी है, लेकिन ये किस प्रकार की राजधानी एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क जो है सांस्कृतिक राजधानी है, वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी है। समझ में आया, तो अमेरिका का वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है, तो न्यूयॉर्क आपका आंसर होगा। याद रखिएगा वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, वित्तीय और सांस्कृतिक। ठीक है, वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी लिख लीजिएगा आप अच्छे से। वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है, तो अमेरिका की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी है न्यूयॉर्क, आप याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, आप याद रखेंगे। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी आपको याद ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सबसे अधिक टिम्बर उत्पादन कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक टिम्बर का उत्पादन होता है। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि कुछ और बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट किया करें। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज दी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज फॉर्म्ड, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया। आपको बताना है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, यही सब सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 92 है, तो याद रखिएगा आंसर आपका क्या होगा। अगर ज्यादा थोड़ा डीप पढ़ना है तो ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 एक्ट के द्वारा किया गया। याद क्या रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 अधिनियम के द्वारा किया गया, एक्ट के द्वारा। ठीक है, एक्ट के द्वारा 1993 में। समझ में आया, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 अधिनियम के द्वारा 1993 ईस्वी में हुआ। समझ में आया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आपको याद रखना है यह अधिनियम, यानी जो 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया था, यह अधिनियम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, किंतु केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे। ठीक है, और इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं पूछ सकता है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य 5 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल और अच्छा बनता है कि 5 धार्मिक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, ठीक है, को कब अल्पसंख्यक आयोग में शामिल किया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1993 ईस्वी में 5 धार्मिक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया, जबकि जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया। ठीक है, जैन को भी पहले किया जाना चाहिए था क्योंकि जैन तो और बहुत कम होंगे भारत में। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। तो सबसे बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति, ऐसा पद है जहां पे कार्यकाल 3 वर्ष होता है, इसलिए आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 साल होता है। ठीक है, कभी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और अध्यक्षों का कार्यकाल 3 साल होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया, तो इंपॉर्टेंट सवाल था, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता देते हैं जिसका स्थापना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बता दें, चलिए ध्यान दीजिएगा,
पूछता है जो आप ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है एनजीटी। एनजीटी क्या होता है आपको पता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना आपसे पूछेगा कब हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फटाफट बताएंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल करना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। यानी एनजीटी का गठन कब किया गया? तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा, डेट उतना जरूरी नहीं है, आपको ईयर याद रखना है कि 2010 में। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ? तो 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया था। समझ में आया? इसके अलावा आपसे पूछ सकता है सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो बताइए, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, आपको पता होगा सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब आया था, याद है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, आपको पता है? तो याद रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। ठीक है, तो याद रखना है केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना 2005 में हुआ था। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना 2005 में। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010। तो 5 में और 10 में दोनों को रिलेट करके आप याद रख लीजिएगा। तो बहुत सवाल यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल बहुत पूछता है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? याद है तो बताइए, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग, ठीक है, एक तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप याद रखिएगा नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगर पूछेगा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। समझ में आया? तो याद रखिएगा नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार को योजना बनाने में महत्वपूर्ण सलाह देता है। समझ में आया? यानी योजना कैसे बनाना है, ये सब सारा सलाह कौन देता है? नीति आयोग देता है। नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, आप याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आप याद रखेंगे। समझ में आया? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग में कौन कौन शामिल होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, ठीक है, शामिल होते हैं, आप याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आया समझ में? तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। देखिए इस तरह का सवाल जो है ना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जितना भी आयोग वगैरह है आप याद रखिए। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इस तरह का सवाल पूछता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी बोल सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो फटाफट आंसर करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ठीक है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो अगस्त 1952, यानी आपको याद रखना है सिर्फ 1952। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ इसमें सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और साथ ही साथ इसमें योजना आयोग का सदस्य भी शामिल होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, आप याद रखिएगा। समझ में आया? ठीक है, तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था बताएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जनवरी 1992 में
महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा बनाया गया। मतलब अधिनियम कब का है? 1990 का है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग बनी कब? तो 1992 में। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया। यहाँ पे भी लिखा है 92, तो आप समझ सकते हैं, आराम से याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में होता है। जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाता है। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1990 अधिनियम के द्वारा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? अगर आपसे पूछेगा आयोग की पहली अध्यक्ष, तो श्रीमती जयंती पटनायक। समझ में आया? पूछेगा तो आप याद रखिएगा जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे तो अटेगा नहीं, कोशिश करते हैं लिखने का। ये अच्छा सवाल है, पूछ सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, तो आप याद रखिएगा श्रीमती जयंती पटनायक। सिर्फ हम लिख दे रहे हैं, आप याद रखिएगा जयंती पटनायक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक। और आपको याद रखना है भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है, आप याद रखिएगा। समझ में आया? और भी बहुत सारा सवाल बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको रेगुलर रहना होगा। रेगुलर रहिएगा तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बता पाएंगे और रिवीजन करवा पाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारा सवाल है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होता है, उसका गठन कब किया गया, ये सब सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेगुलर रहना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा सवाल बताना है। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? तो आपको याद रखना है 1992 अधिनियम के द्वारा 1993 में बनाया गया। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1992 आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन टू विच पीपल? ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये सवाल तो हमको लग रहा है कि डेली पर 2 दिन में बता रहे होंगे इस तरह का सवाल, क्योंकि पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है, स्टैटिक जीके में इस तरह का सवाल पूछा जाता है पुरस्कार से। तो आंसर बताएं कि ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो अगर आपसे पूछेगा कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है विश्व में, पूछेगा तो नोबेल पुरस्कार। दूसरे नंबर पे कौन आता है? मान बुकर पुरस्कार विश्व में। लेकिन भारत में अगर पूछेगा तो आप याद रखिएगा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि साहित्य का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार जो है वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। समझ में आया? तो भारत में साहित्य का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब भारत भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर कुछ बच्चे हो सकता है समझ नहीं पाए। तो भारत का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार अगर पूछेगा साहित्य में, तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा आंसर होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। समझ में आया? तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है ये। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 65 से। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। और इसी साल तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था, आपको पता होगा। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 से दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला था? तो जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो अगर आपसे पूछता है पहला ज्ञानपीठ अवार्ड, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। आपको याद रखना है किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला था? तो आपको याद रखना फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जी शंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। कब मिला था? 1965 में मिला था, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दे, बोले हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला था? तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। आप याद रखिएगा हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ किनको मिला था? हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ। आंसर आप लोग कमेंट करते रहें, जब तक हम लिखते हैं तब तक आप भी आंसर करें, क्योंकि लिखने में समय लगता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और कब मिला था ये भी आपसे पूछ सकता है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो याद रखना हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा पुस्तक के लिए। और किस साल मिला था ये आपको पता है? जिस साल हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, याद है? तो बताइए। ठीक है,
याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था चिदम्बरा के लिए, और कब मिला था? 1968 में। आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि हरगोविंद खुराना जी को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल मिला। तो उसी से रिलेट करके याद रखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उसी साल ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, उसी साल हरगोविंद खुराना को भी जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। तो आप रिलेट करके याद रख ही सकते हैं, उतना हार्ड थोड़ी है। 1968 हरगोविंद खुराना को नोबेल, 1968 हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड सुमित्रा नंदन पंत। उसी के बाद एक साल बाद 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। तो याद रख सकते हैं आप आराम से। इसके बाद देखिए यहां से एक और सवाल बहुत अच्छा है कि पहली महिला कौन है ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला। ठीक है, फर्स्ट महिला कौन है? तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला है आशापूर्णा देवी, लेकिन इनको हिंदी भाषा के लिए नहीं मिला था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन? आशापूर्णा देवी। किस भाषा के लिए? बांग्ला भाषा के लिए। तो आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। किस भाषा के लिए? तो बांग्ला भाषा के लिए। इनको कब मिला था? 1976 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1976 में मिला था। 1975 में आपातकाल लगा था, जस्ट एक साल बाद, याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेनली आपको ये याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। बांग्ला भाषा के लिए इनको मिला था। अब अगर आपसे पूछ देगा कि हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली महिला, ठीक है, हिंदी भाषा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हिंदी भाषा का फर्स्ट ज्ञानपीठ पाने वाली महिला, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला, तो आंसर क्या होगा बताइए? आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मुझे इतना लिखना नहीं चाहिए, लेकिन लिख दे रहे हैं हम कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर आपसे पूछता है हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली फर्स्ट महिला, तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा की पुस्तक का नाम क्या है? तो यामा, आप जानते हैं, तो याद रखिएगा यामा लिखने के कारण महादेवी वर्मा को हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, आप याद रखिएगा 1982 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जो कि 1965 ईस्वी से दिया जाता है, याद रखिएगा। तो क्लास पसंद आ रहा होगा तो प्लीज क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और ज्यादा संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुचर्चित पशुपालन घोटाला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि पशु घोटाला किस राज्य से संबंधित है, तो आप सब जानते हैं आंसर क्या होगा? बिहार। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बहुचर्चित पशुपालन घोटाला बिहार राज्य से संबंधित था, याद रखेंगे। अगला सवाल, क्रिकेट में चाइनामैन किसे कहा जाता है? तो काफी आसान सवाल है, चाइनामैन होता क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर कीजिए चाइनामैन होता क्या है? जो बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का मारने का प्रयास करे, ऐसा तो कोई टर्म इसके लिए तो नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन है बल्लेबाज के नजदीक खड़ा वह क्षेत्ररक्षक जो हेलमेट नहीं पहनता हो। ठीक है, इसके लिए भी कोई टर्म है नहीं। वह कप्तान जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता है, ठीक है, जैसे धोनी। तो ये भी कोई ऐसा इसके लिए टर्म है नहीं, आप समझ रहे हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है चाइनामैन होता क्या है, तो आप लोग सुनते भी होंगे चाइनामैन बॉल होता है, चाइनामैन गेंद होता है जो बॉलर फेंकता है। स्पिन बॉलर जो होता है बाएं हाथ का स्पिन बॉलर, बाएं हाथ का स्पिन बॉलर, जैसे कुलदीप यादव है, आपको पता होगा कुलदीप यादव, तो वो बाएं हाथ के स्पिन बॉलर है। अब बाएं हाथ के स्पिन बॉलर के द्वारा जो फेंका गया ऑफ ब्रेक गेंद होता है उसको क्या कहा जाता है? चाइनामैन गेंद कहा जाता है। समझ में आया? तो बाएं हाथ के स्पिन बॉलर द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को क्या कहा जाता है? चाइनामैन गेंद कहा जाता है, याद रखिएगा। आता ही होगा आपको ये सब सवाल। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आंसर करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन से ही आपको मेरे ख्याल से आंसर समझ में आ जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये सब देखिए आएगा क्या? आपसे पूछा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो प्रदूषण किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण और वन से जुड़ा हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आता है। ठीक है, अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? आपको बताना इनमें से कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको उनके जीवन काल में, यानी उनको मरणोपरांत नहीं, मतलब जब वो जिंदा थे तभी मिला है। क्या लिखा है? जीवन काल में, मतलब जिंदा रहते उनको कौन सा अवार्ड मिला है? भारत रत्न अवार्ड मिला है। समझ में आया? तो कौन से इनमें से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनके जीवन काल में भारत रत्न अवार्ड मिला है? मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको मृत्यु के बाद भारत रत्न अवार्ड मिला होगा। समझ में आया? 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला होगा, 1 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको जिंदा रहते हुए भारत रत्न अवार्ड मिला है। वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर करेंगे। बहुत आराम सवाल है, बहुत बार आपको पढ़ा भी चुके हैं हम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को उनके जीवन काल में ही क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था। आप याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को अपने जीवन काल में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और अगर पूछेगा भारत रत्न अवार्ड बंद कब किया गया था, तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत रत्न अवार्ड इनके द्वारा बंद कर दिया गया था। इसके अलावा आपको पता है 5वां पंचवर्षीय योजना जो 4 साल में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 5वां पंचवर्षीय योजना 4 साल में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये 5वें पंचवर्षीय योजना को रोक देते हैं। ठीक है, और मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा, ठीक है, कौन सा प्लान चलाया जाता है? तो रोलिंग प्लान चलाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। समझ में आया? पढ़ा चुके हैं सारा सवाल, तो आप रेगुलर रहेंगे, सारा रिवीजन होगा। तो आपको पूछ सकता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1990 में, 1990 और 1991 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 में देखिए 2 व्यक्ति को मिला था। ठीक है, पहले 1991 बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में 1991 दिया हुआ है। देखिए राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी को कब मिला था? 1991 में मिला था भारत रत्न अवार्ड, मरणोपरांत मिला था। भारत रत्न अवार्ड राजीव गांधी को 1991 में मिला, मोरारजी देसाई को भी 1991 में मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 1991 में भारत रत्न अवार्ड मिला। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछता है 1991 में कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला? 1991 में 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1991 में, सरदार पटेल जी को भी 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड मिला। लेकिन मोरारजी देसाई तभी जिंदा थे, तो मोरारजी देसाई को अपने जीवन काल में भारत रत्न अवार्ड मिला 1991 में। आप याद रखिएगा। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, 1991 में 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला था, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इसके अलावा ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तो आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो भारत से बाहर निधन होने वाला भारत से बाहर मृत्यु होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ताशकंद समझौता के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको पता है कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता पूरी तरह से फिनिश होता है और इसी के साथ रात में इनकी भी मृत्यु हो जाती है सडनली। ठीक है, तो याद रखना है कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक मृत्यु हो जाता है और अभी तक पता भी नहीं चला है क्यों हो पाता है। ठीक है, और ताशकंद समझौता आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता होता है। तो ये सारा सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ताशकंद समझौता कब होता है, किनके किनके बीच में होता है। ठीक है, तो पुराने क्लास को भी आप लोग देखा करें। तो ताशकंद समझौता आपको याद रखना है, 11 जनवरी 1966 को पूरी तरह से ताशकंद समझौता कंप्लीट हो जाता है और 11 जनवरी 1966 को ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, सेम डेट पे। तो आप याद रख सकते हैं। और ताशकंद समझौता कहाँ पे होता है? उज्बेकिस्तान में होता है। ताशकंद समझौता किसके किसके बीच में होता है? तो याद रखिएगा, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आयूब खान और शास्त्री जी के बीच में हुआ था ताशकंद समझौता। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयूब खान और शास्त्री जी के बीच में क्या हुआ था। तो आप याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था। तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किनके किनके बीच में? तो आयूब खान जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तभी, और भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद रखना है कि मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड किनको मिला था? शास्त्री जी को मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो उसी साल मिला था, 1966 में। समझ में आया? तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा, मरणोपरांत पहला भारत रत्न। ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है, फर्स्ट भारत रत्न। तो आप याद रखिएगा कि मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड किनको मिला था? तो शास्त्री जी को मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था 1966 ईस्वी में। ठीक है, अब 1990 अब आपको बताते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, 1990 साल। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे किनको अपने जीवन काल में मिला था? मोरारजी देसाई सही आंसर होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक सवाल और है, 1990 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे 1990 में किनको भारत रत्न अवार्ड मिला। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न मिला था, और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला को भी 1990 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो अंबेडकर जी और नेल्सन मंडेला जी को कब मिला था, तो आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला जी को, अंबेडकर जी और नेल्सन मंडेला जी को 1990 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, और भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं कि 1954 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और सीवी रमन जी को। तो याद रखिएगा सीवी रमन, जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, आपको पता होगा 1930 में। तो सीवी रमन, एस राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को 1954 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, आप याद रखिएगा। समझ में आया? ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करेंगे ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहां से बहुत सारा सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, जैसे मोरारजी देसाई के बारे में। ठीक है, कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, तो ये सवाल पूछ सकता है कि सबसे अधिक उम्र के पीएम, सबसे वृद्ध पीएम कौन थे, तो आपको याद रखना है सबसे वृद्ध पीएम। फटाफट कुछ हम बता दे रहे हैं आपको, सबसे वृद्ध पीएम कौन, मोरारजी देसाई। ठीक है, मैक्सिमम 10 बार बजट पेश किसने किया, मैक्सिमम 10 बार बजट पेश किसने किया, तो आप याद रखिएगा पहले ये वित्त मंत्री भी थे, तो मैक्सिमम 10 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। समझ में आया? तो सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। इसके अलावा पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन, मोरारजी देसाई। यानी ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए थे तब प्रधानमंत्री बने थे, तो इसलिए पूछेगा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन। समझ में आया? तो जनता पार्टी से ये बने थे, तो पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। इसके अलावा पीएम पद से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति कौन, बहुत सारा सवाल बनता है यहां से। पीएम पद से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति, समझ में आ रहा है? तो पीएम पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति भी मोरारजी देसाई। समझ में आया? पीएम पद से इस्तीफा देने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन, मोरारजी देसाई। समझ में आ रहा है? ये सब टॉप, ये पॉइंट जितना लिखा रहे हैं एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा। नहीं बताते, लेकिन देखिए कि बताना जरूरी है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बता दिए कि लिंक करके, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर मिले, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बता देने से अच्छा रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई, पीएम पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति मोरारजी देसाई, सबसे अधिक 10 बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया था, और इन्हीं के समय में भारत रत्न अवार्ड बंद किया गया था। इन्हीं के समय में 5वां पंचवर्षीय योजना को 4 साल में खत्म कर दिया गया था। इन्हीं के समय में रोलिंग प्लान आया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, अभय घाट कहा जाता है, अभय घाट कहा जाता है। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, और साथ साथ निशाने पाकिस्तान अवार्ड भी मिला है। तो आपसे पूछेगा एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसको भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो आप याद रखिएगा मोरारजी देसाई को भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। यानी भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान अवार्ड दोनों मिल चुका है। किनको? ये अवार्ड जो है, दोनों अवार्ड किन्हीं को, सबको नहीं मिला है। ठीक है, याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जिसको भारत रत्न भी मिला है और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो मोरारजी देसाई को। समझ में आया? तो आपसे पूछेगा एकमात्र व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई को। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब था। ठीक है, अगला सवाल यहां पे आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रोमांसिंग विथ लाइफ, और कुछ लिखा ही नहीं है, तो वही आपका आंसर गलत होगा, है ना। अगला ऑप्शन देखिए, ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट, आर के पचौरी। ऑप्शन नंबर सी, एशियन ड्रामा, विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर डी, लज्जा, तस्लीमा नसरीन। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, 3 ऑप्शन तो हमारा सही है, लेकिन पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन जो है गलत है, रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है, यहां लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, और यहां पे ऑप्शन नंबर सी भी तो गलत लग रहा है, एशियन ड्रामा। ठीक है, एशियन ड्रामा जो है ये भी गलत लग रहा है, लिखा हुआ है, एशियन ड्रामा का भी नहीं लिखा हुआ है। एशियन ड्रामा के लेखक हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद जी की आत्मकथा है, तो अगर आपसे पूछेगा रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद जी की आत्मकथा है, समझ में आया? तो याद रखिएगा रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद जी की आत्मकथा है। इसके अलावा ब्लोसम फ्रॉम द डस्ट के लेखक कौन है, आर के पचौरी, ये आपका सही है। ठीक है, लज्जा का तो आप सभी जानते हैं कि लज्जा के लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो है ये आपका गलत है, एशियन ड्रामा, क्योंकि एशियन ड्रामा के लेखक तो गुरनाल म्यूडल हैं, तो ये आप याद रखिएगा। विक्रम सेठ यहाँ पे आपका
गलत दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। समझ में आया? तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया था, गुरनाल मिड्डल, तो आपको याद रखना है गुरनाल मिड्डल। ठीक है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुरनाल मिड्डल। आप याद रखिएगा। रोमांसिंग विद लाइफ किनकी आत्मकथा है? देवानंद जी की आत्मकथा है रोमांसिंग विद लाइफ, याद रखिएगा। और ब्लासम फ्रॉम द डस्ट के लेखक कौन है? आर के पचौरी। और लज्जा किनकी कृति है? तस्लीमा नसरीन की। आया समझ में? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो एशियन ड्रामा के लेखक गुरनाल मिड्डल हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ। यहां पे देखिए, यहां पे जो है ना, यहां पे भारत लिखा हुआ था, यहां पे देखिए, यहां पे गलती से यहां पे लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा यहां पे, ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछ रहा है कि भारत इनमें से किसका सदस्य है। ठीक है, भारत इनमें से किसका सदस्य है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत इनमें से किसका सदस्य है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। ऑप्शन नंबर बी, सार्क। ऑप्शन नंबर सी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत इनमें से किसका सदस्य है? तो आपको याद रखना है, भारत सार्क का सदस्य है, ये तो आप जानते ही हैं, भारत सार्क का मेंबर है। भारत साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य, क्योंकि आप जानते हैं भारत दक्षिणी एशिया में आता है, भारत साउथ एशिया का देश है ना, तो भारत जो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता का भी सदस्य है। इसके अलावा भारत विश्व व्यापार संगठन का भी सदस्य है। ठीक है, तो 2, 3, 4 भारत जो है इन तीनों का सदस्य है। यहां याद रखना है कि भारत, ठीक है, लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे याद रखिएगा कि भारत सदस्य है। ठीक है, तो भारत किनका किनका सदस्य है? तो भारत याद रखना है कि सार्क का सदस्य है, साउथ एशियन ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य है, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। लेकिन भारत जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है भारत, आप याद रखिएगा। समझ में आ गया सवाल? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं हम लोग आंसर। ठीक है, लेकिन हम मार्क कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक महारत्न कंपनी है? तो आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सा कंपनी एक महारत्न कंपनी है? ठीक है, इनमें से कौन सा कंपनी एक महारत्न कंपनी है? तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा कंपनी महारत्न कंपनी है। तो आपको याद रखना है BHEL, भेल। BHEL भेल क्या है? एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, बाकी ठीक है, एयर इंडिया तो अलग ही है, आप जान रहे हैं। तो आपको याद रखना है, इनमें से पूछा है कि कौन सा कंपनी जो है महारत्न कंपनी है, तो भेल जो है महारत्न कंपनी है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल, सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? मतलब सिल्वर कार्प जो है क्या है? मछली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, क्या है? तो ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हैं कि सिल्वर कार्प मछली का एक प्रकार है, यानी मछली का एक प्रजाति है सिल्वर कार्प। ठीक है, तो सिल्वर कार्प क्या है? मछली है, याद रखिएगा। यहां पे आपको सुमेलित करना है, मतलब एक तरफ संगठन दिया है, दूसरी तरफ इसका मुख्यालय दिया हुआ है, तो आपको आंसर बताना है इसका। काफी अच्छा सवाल है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां है? बताइए, आंसर कीजिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां होता है? बताइए, फटाफट मैच कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है IFAD का हेडक्वार्टर कहां है? रोम में है। CTBT का हेडक्वार्टर कहां पे है? CTBT का हेडक्वार्टर कहां पे है बताएं? CTBT का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वियना में है CTBT का हेडक्वार्टर। ठीक है, CTBT का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में है। UPV का हेडक्वार्टर कहां पे है? बर्न में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है बहुत सारा। ठीक है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आपको याद रखना है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां है? तो आप याद रखिएगा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, IFAD क्या होता है आपको पता है? IFAD बताइए, IFAD किससे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, एकदम बहुत आसान है। तो बताइए IFAD क्या है? याद आया? इसका हेडक्वार्टर IFAD मतलब बोल रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन बोल रहा है, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कहां पे है? तो रोम में है, आप जानते हैं। ठीक है, तो IFAD कहां पे है? इसको FAO भी कहा जाता है, तो ये रोम में है इसका हेडक्वार्टर, तो सही है। CTBT तो आप जानते हैं कि CTBT क्या है?
CTBT होता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, ठीक है, CTBT। और CTBT का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। तो CTBT की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, आप याद रखिएगा। और बर्न UPV की राजधानी, UPV का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बर्न में, और बर्न कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन से अगर आप नहीं भी जानते हैं, अगर पूरा सवाल नहीं भी जानते हैं, तो इस तरह का सवाल में यही फायदा है कि अगर आप 2 का आंसर भी निकाल लेते हैं तो बाकी आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है UPV का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बर्न, बर्न कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, ठीक है। और भी यहां से बहुत सारा सवाल बन सकता है, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कि नहीं, तो 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल के दिन ही WHO का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो याद रखेंगे WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके अलावा यूनेस्को भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यूनेस्को का गठन कब हुआ, यूनेस्को का गठन कब हुआ आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस में है, आप जानते हैं। तो याद रखना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल बनता है एग्जाम में। गेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में है, इस तरह का सवाल पूछेगा। फिर नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाटो का गठन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है। तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सवाल है उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे आपका सार्क के बारे में पूछ सकता है, आसियान पूछ सकता है, ठीक है। तो फटाफट थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारा सवाल करना है। तो सार्क आपसे पूछेगा सार्क का गठन कब हुआ था। सार्क का गठन आपको याद रखना है 7 या 8 दिसंबर। सार्क का गठन 7 और 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, याद रखिएगा। सार्क का गठन 7 या 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू, याद रखेंगे। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखेंगे। यानी सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का गठन 7 या 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, याद रखना है। समझ में आया। तो ये सारा सवाल आपको पढ़ा चुके हैं हम। और सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, याद रखेंगे, ठीक है। रेड क्रॉस भी आपसे पूछ सकता है कि रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है, ठीक है। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, आप याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, यूटोपिया किसकी रचना है। आपको बताना है कि यूटोपिया किनकी रचना है। यूटोपिया किनकी रचना है, ठीक है। तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मूर। थॉमस मूर की रचना है यूटोपिया। यानी यूटोपिया के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है थॉमस मूर के द्वारा लिखित पुस्तक है यूटोपिया, ठीक है। लियो टोल्स्टॉय, आप जानते हैं कि गांधी जी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, तो गांधी जी लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित थे। वार एंड पीस के लेखक कौन है, लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। तो ये पूछता है कभी कभी कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे, लियो टोल्स्टॉय। और गांधी जी लियो टोल्स्टॉय की किताब को पढ़ के ही बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। यानी लियो टोल्स्टॉय की किताबों का प्रभाव गांधी जी पे बहुत ज्यादा था, आप याद रखिएगा। तो लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखित पुस्तक वार एंड पीस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। और यहां सवाल क्या था, थॉमस मूर के द्वारा लिखित पुस्तक है यूटोपिया, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, एजटेक ईगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। एजटेक ईगल अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री। एजटेक ईगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, आंसर करेंगे।
तो सही आंसर क्या होगा? मैक्सिको। याद रखना है, मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है एजटेक ईगल अवार्ड। तो एजटेक ईगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो मैक्सिको। मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है एजटेक ईगल अवार्ड, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा है? आंसर बताइएगा। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके नाम से स्पोर्ट्स ट्रॉफी भी दिया जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स ट्रॉफी दिया जाता है? ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। आंसर करेंगे, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम से कोई खेल का ट्रॉफी दिया जाता है या कोई खेल का टूर्नामेंट होता है? ठीक है, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? डेविस कप। आप जानते हैं डेविस कप के बारे में, तो यहां पे भी वही है, याद रखना है। डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस, याद रखिएगा, डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस। ठीक है, डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस के नाम पर डेविस कप होता है। डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस के नाम पर डेविस कप होता है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा, डेविस कप डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस के सम्मान में खेला जाता है। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको बताना है कि डेविस कप किस टूर्नामेंट में दिया जाता है। समझ में आया? यानी डेविस कप जो है वो किस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि बैटन कप हॉकी से जुड़ा है, रंगास्वामी कप हॉकी से जुड़ा है, तो वैसे ही डेविस कप जो है किस खेल में दिया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर हम्फ्री डेवी, आप जानते हैं तो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था सर हम्फ्री डेवी ने। अगला सवाल, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, आपको याद रखना है मृणालिनी इनका नाम है, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपको बताना है। आंसर करेंगे, मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की कलाकार हैं, और भरतनाट्यम आप जानते हैं कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की कलाकार हैं। भरतनाट्यम के और भी कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, लिख सकते हैं आप, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, एक तो मृणालिनी साराभाई यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा नाम, तो मृणालिनी साराभाई याद रखना है आपको। दूसरा आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भी भरतनाट्यम की कलाकार हैं, आपको याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की कलाकार हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? भरतनाट्यम से याद रख सकते हैं रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम की कलाकार हैं। लीला सैमसन, लीला सैमसन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, लीला सैमसन, लीला सैमसन भरतनाट्यम की कलाकार है। लीला सैमसन आपको याद रखना है। ठीक है, तो लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, ठीक है, टी बाल, सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, ये सब क्या हैं? भरतनाट्यम के कलाकार हैं, आपको याद रखना है। तो ये सब सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी के कौन कौन से कलाकार हैं, ओडिसी नृत्य के कौन कौन से कलाकार हैं, सरोद वादक कौन है, तबला वादक कौन है। ठीक है, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सितार वादक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल बहुत पूछा जाता है। जैसे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर बहुत फेमस व्यक्ति हैं, तो इनसे बहुत सवाल पूछता है कि पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो आपको याद रखना है सितार वादक है पंडित रविशंकर। समझ में आया? तो सितार वादक है पंडित रविशंकर, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है निखिल बनर्जी, तो याद रखना है निखिल बनर्जी भी सितार वादक है। फटाफट देखिएगा, निखिल बनर्जी क्या है? सितार वादक। पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक। आपको याद रखना है बंदे हसन सितार वादक। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछता है वो क्या पूछता है? पंडित रविशंकर जी के बारे में। तो पंडित रविशंकर जी याद रखना है कि सितार वादक थे। तबला वादक पूछता है बहुत ज्यादा, तो तबला वादक में एक नाम बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर जाकिर हुसैन पूछेगा। तो जाकिर हुसैन किससे जुड़े हुए हैं? तो आपको याद रखना है तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन तबला वादक थे। ठीक है, इसके अलावा सुखविंदर सिंह तबला वादक। ठीक है, लतीफ खां तबला वादक, लतीफ खां भी तबला वादक हैं, आपको याद रखना है। लेकिन जाकिर हुसैन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। इसके अलावा बांसुरी वादक में आपसे क्या क्या पूछ सकता है? बांसुरी वादक इंपॉर्टेंट है। तो पन्नालाल घोष आप देखते होंगे, बांसुरी वादक में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पन्नालाल घोष। तो आपसे पूछेगा पन्नालाल घोष किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको याद रखना है पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया।
हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं, आपको याद रखना है। और भी नाम है जैसे कि राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों, ठीक है। तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है। सरोद वादक में जो नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो आप कौन से हैं, आपको याद रखना है कि सरोद वादक में है अहमद अली खां। याद रखिएगा अहमद अली खां, आपसे पूछेगा अहमद अली खां किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको याद रखना है कि अहमद अली खां सरोद वादक हैं, ठीक है। अहमद अली खां सरोद वादक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी सरोद वादक हैं, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे शहनाई वादक भी पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। तो शहनाई वादक में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, बिस्मिल्लाह खां आया समझ में, तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, ठीक है। इसके अलावा और भी शहनाई वादक हैं जैसे दयाशंकर जगन्नाथ, ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में मेनली ये पूछा जाता है आपसे बिस्मिल्लाह खां बहुत ज्यादा, तो पहले तो आप ये याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। इसके बाद आप कुछ याद रखिएगा जैसे दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादक हैं, अली अहमद हुसैन खां शहनाई वादक हैं, ठीक है। तो जो बार बार पूछा जाता है उसको आप पहले याद रखिएगा। जैसे वायलिन वादक आपसे पूछेगा तो वायलिन वादक में पूछा जाता है मेनली एल सुब्रमण्यम, ठीक है, एल सुब्रमण्यम याद रखिएगा वायलिन वादक है। संतूर में आपसे पूछता है भजन सुपारी, भजन सुपारी बहुत पूछे जाते हैं सवाल में, भजन सुपारी आपको याद रखना है कि संतूर वादक है। शिव कुमार शर्मा पूछेगा आपसे संतूर वादक, ठीक है। तो भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, आपको याद रखना है। समझ में आया, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है क्योंकि आप अगर टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो आपको ये सब पता होगा, यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्लास को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो अभी इतना ही देखते हैं क्योंकि एक ही बार में सारा कुछ तो आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे गुस्सा भी जाते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि सर एक सवाल से बहुत बता रहे हैं, ठीक है। तो अब अगला सवाल बताते, थोड़ा थोड़ा सब सवाल में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा, उससे क्या होगा सबको खुशी मिलेगा, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा है जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर बताएंगे जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। काफी आसान सवाल है, आप सभी जानते हैं कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर करेंगे, देख के ही आंसर आपको समझ में आ गया होगा जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पहला ऑप्शन जो है यही सही है। अगर आपसे पूछता है कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, तो जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी का फुल फॉर्म है। तो याद रखिएगा जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ में आया, तो जीएसएलवी जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आप याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, जीएसएलवी की जगह आपसे पूछ सकता है पीएसएलवी भी पूछ सकता है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद रखना है पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, आप याद रखिएगा पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ठीक है। तो एक जैसा फुल फॉर्म भी आराम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी या जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर आपसे पूछेगा कि चंद्रयान 1 जो है भारत कब लॉन्च किया था, आपको याद है चंद्रयान 1 भारत कब लॉन्च किया था, बताइए चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर, आपको याद रखना है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। कहां से, तो आप जानते हैं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है कहां, तो आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा कि भारत ने अपना पहला चंद्रयान 1 मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। किस रॉकेट के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा पीएसएलवी C11 रॉकेट के द्वारा। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये सब सवाल, तो आप याद रखिएगा पीएसएलवी C11 रॉकेट द्वारा चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कहां से, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहीं से, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया था, या मंगलयान 1 कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपको बताना होगा, आंसर करें। तो आपको याद रखना है मंगलयान मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मंगल मिशन या मार्स मिशन, मॉम मिशन भी कहा जाता है इसे मॉम भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिट मिशन,
ठीक है, मॉम मिशन भी कहा जाता है। मॉम मिशन का फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है, तो मंगलयान फर्स्ट या फिर मॉम मिशन कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। कहाँ से? तो फिर आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट के द्वारा? तो आप ये याद रखिएगा, PSLV C-25 रॉकेट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो PSLV C-25 रॉकेट के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, विच एक्टर्स ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड खुल्लम खुल्ला? किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो आप जानते हैं कि ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम क्या है? खुल्लम खुल्ला। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऋषि कपूर आप याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं है? आपको आंसर करना है, तो फटाफट आंसर कीजिए। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है? ठीक है, तो आंसर करेंगे इनमें से किन्हें भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, तो AR रहमान आपका सही आंसर होंगे। याद रखना है AR रहमान को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है मद्रास का मोजार्ट किनको कहा जाता है, तो AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। AR रहमान को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो AR रहमान। तो ये आप याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, तो आप याद रखिएगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, कौन है? AR रहमान। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? समझ में आया? व्यक्ति लिखे हैं यानी भारतीय, यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारतीय। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? AR रहमान आपको याद रखना है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया कि किनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है, तो आपको याद रखना है AR रहमान जी को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, बाकी भीमसेन जोशी को भारत रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, समझ में आया? भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। इनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला है? 2008 में। तो याद रखिएगा भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला है? लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला है, बताइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लता मंगेशकर का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला है, और इन्हीं के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भी मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला है। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला है, और 2001 में ही बिस्मिल्लाह खान जी को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। समझ में आया? तो दो महान व्यक्ति को एक साथ मिला है, तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला है? 2001 में मिला है। समझ में आया? भारत रत्न की बात कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अवार्ड मिला। भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न अवार्ड मिला था, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला? याद है तो कमेंट कर दीजिए, MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला? ठीक है, पूछ सकता है ये भी सवाल। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा अगर याद होगा तो, MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं। आंसर याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? AR रहमान, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो आंसर कीजिएगा, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थापित है? ठीक है, तो आंसर करेंगे MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में ही मिला है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला है? तो 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस शहर में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि विक्टोरिया हॉल कहाँ पे है, तो आंसर करेंगे विक्टोरिया हॉल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता आपका सही आंसर होगा। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया हॉल कहाँ पे है? तो कोलकाता में है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत निर्माण योजना इज रिलेटेड टू। भारत निर्माण योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर करेंगे भारत निर्माण योजना किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो भारत निर्माण योजना किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी,
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी ग्रामीण ढांचागत विकास से जुड़ा है भारत निर्माण योजना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा भारत निर्माण योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो ग्रामीण ढांचागत विकास से जुड़ा हुआ है भारत निर्माण योजना, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा असत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा असत्य है आप बताइए, इनमें से कौन सा असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री बिजली इंजन के लिए, बिल्कुल सही, सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री में बिजली इंजन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डीजल लोकोमोटिव वर्क इंजन में डीजल इंजन बनाया जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, टाटा इंजीनियरिंग वर्क्स स्टेम, टाटा इंजीनियरिंग वर्क्स में स्टीम इंजन बनाया जाता है, यह भी सही है कि टाटा इंजीनियरिंग वर्क्स में स्टीम इंजन यानी भाप इंजन बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑप्शन सही है, तो आपका ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया कि चौथा ऑप्शन जो होगा ये गलत होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये आपका गलत आंसर होगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा भी क्या गया था, आपसे पूछा भी गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 सा सही जो है 3 वो आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको याद रखना है ये तीनों कि सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री में बिजली इंजन तैयार किया जाता है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल इंजन तैयार किया जाता है, इसके अलावा टाटा इंजीनियरिंग वर्क्स में भाप इंजन तैयार किया जाता है। समझ में आया, तो ये तीनों सही है, तो इस तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम आपको बताना है। हैदराबाद इज फेमस फॉर इट्स म्यूजियम, द नेम ऑफ दैट म्यूजियम इज। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि हैदराबाद में कौन सा संग्रहालय है, तो आंसर करेंगे हैदराबाद में कौन सा संग्रहालय है। तो आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद में कौन सा संग्रहालय है, तो सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, याद रखेंगे सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। ठीक है, अगला सवाल, कोणार्क सम्मान कौन प्रदान करता है, आपको बताना है कि कोणार्क पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, कोणार्क सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है ना, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो कोणार्क सम्मान कौन प्रदान करता है, तो आप याद रखिएगा कोणार्क सम्मान उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया, तो कोणार्क सम्मान उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपको याद रखना है कि कालिदास सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया, कोणार्क सम्मान कौन प्रदान करता है, उड़ीसा सरकार कोणार्क सम्मान प्रदान करता है। अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिख लीजिएगा, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, कालिदास सम्मान। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है तुलसीदास सम्मान यानी तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब सवाल पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कबीरदास सम्मान, तुलसीदास सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, कबीर सम्मान। ठीक है, कबीर सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो काफी बहुत सारा पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उनमें से इंपॉर्टेंट जो था वो हम आपको लिखा दिए कि कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार, तुलसीदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार, किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार, लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार, कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, समझ में आया, दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, हु डायरेक्टेड द अवार्ड विनिंग फिल्म तारे जमीन पर, पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया। तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया, तारे जमीन पर फिल्म का निर्देशन किसने किया। तो आप सभी जानते हैं आमिर खान जी के द्वारा निर्देशित फिल्म है तारे जमीन पर, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। तो अगला क्लास हम लोग अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद।